बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में पहले मैं फ़िस्कल पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आप फ़िस्कल पॉलिसी के लेक्चर को देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी को समझने में आपको मदद मिलेगी। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी और फ़िस्कल पॉलिसी का मकसद मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। यानी कि अगर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन पैदा हो जाती है, और जब मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब डिफ्लेशन हो जाती हैं, चीज़ों की कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में ये दोनों पॉलिसीज़ को रेगुलेट किया जाता है ताकि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो है वो हासिल किया जा सके, इकानमी की वो सतह हासिल की जा सके जिसके ऊपर तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज हो पाएँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो और डिफ्लेशन ना हो। अब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई जाती है। मॉनेटरी और फ़िस्कल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ़िस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को किसी भी मुल्क के अंदर उसके जो मौजूदा सेंट्रल या फेडरल बैंक होता है और उसके जो मेंबर बैंक्स होते हैं उस मुल्क के, वो तमाम इस मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो फ़िस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लॉन्च करती है और मॉनेटरी पॉलिसी, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, वो किसी मुल्क के अंदर उस मुल्क का जो रिज़र्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, वो और उसके जो मेंबर बैंक्स हैं सारे, वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे उनका जो फेडरल बैंक है वो RBI है, रिज़र्व बैंक इंडिया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास स्टेट बैंक है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो रिज़र्व बैंक अमेरिका है। ठीक है, हर एक कंट्री के अंदर एक फेडरल या एक सेंट्रल बैंक मौजूद होता है जो तमाम बैंक्स को रेगुलेट करता है, उनके लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में उन बैंक्स के साथ मिलजुल कर काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाई जाती है। उस मॉनिटरिंग अथॉरिटी का मकसद मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो पैसे की वैल्यू होती है उसको बरकरार रखना होता है कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में जो पैसे का रेट है वो कम ना हो जाए। इसके लिए ये मॉनिटरिंग पर जो अथॉरिटी है ये एक बाकायदा प्लान बनाती है, उस प्लान के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान और उसके बाद चीज़ों को अच्छी तरह से इकानमी के अंदर इवेल्यूएट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स कब पैदा होती है? जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, पैसा ज़्यादा आ जाता है। इन्फ्लेशन के आने से चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काबिल अमल लाई जाती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ा दिया जाता है। जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो लोग कम लोन लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हमें इस लोन के इवज़ या बदले हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लोग फिर
लोन की या बैंक से पैसे की डिमांड कम कर देते हैं। और जब लोग पैसे की डिमांड या लोन कम लेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसमें अब रिज़र्व बैंक या सेंट्रल बैंक जो होता है वो कैसे काम करता है? जितने भी ये छोटे बैंक्स हैं ना, छोटे बैंक से मुराद मेंबर बैंक्स, एक तो सेंट्रल बैंक है जिसको हम स्टेट बैंक पाकिस्तान कहते हैं, बाकी जितने बैंक हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो स्टेट बैंक के मेंबर हैं। अब इसमें सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है कि तमाम बैंक स्टूडेंट्स अपने जो सेंट्रल बैंक होता है, तमाम मेंबर बैंक अपने सेंट्रल बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं, वहाँ से डिपॉज़िट लेते हैं और आगे वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब इन्फ्लेशन होती है तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्या करता है, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। वो क्या करता है? इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होती है तो सेंट्रल बैंक, बात को समझिएगा, तो मार्केट के अंदर जब इन्फ्लेशन होती है तो सेंट्रल बैंक अपने रेट को कम कर देता है, इंटरेस्ट रेट को, क्योंकि उसने पैसा बैंकों को देना होता है। ठीक है, जब पैसा कम रेट पे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलेगा, ठीक है, तब मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन कब पैदा होगी? जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, यानी कि वो लोन जो वो अपने मेंबर बैंक को देता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देगा। तो ऑटोमेटिकली जो मेंबर बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक से लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमने इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना है। ऐसे ही फिर जो मेंबर बैंक हैं वो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर देंगे ताकि लोग उनसे लोन की डिमांड ना करें, लोग भी ये सोचें कि हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरह इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा या कम करके हम मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस भी करता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस तब ही करना मुमकिन होता है जब मार्केट के अंदर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं या करने की पोजीशन में आ जाते हैं। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तब तमाम मेंबर बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, वो जो लोन देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बैंकों से लोन लेती हैं, वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े लोन बैंकों से लेती हैं उनके ऊपर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है तो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस लोन के एवज़ हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में मार्केट के अंदर पैसा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर लोग आसानी से या छोटे रेट पर, कम रेट पर मार्केट से बैंक से कर्ज़ा ले लेंगे, ठीक है, तो लोग कर्ज़ा लेते जाएंगे और मार्केट के अंदर पैसा आता जाएगा, और पैसा ज़्यादा होने की वजह से, मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर दिया जाता है और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां फिर लोन के लिए डिमांड कम कर देती हैं और इस तरह मनी को मार्केट के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। 4 पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी इन करेंसी एक्सचेंज रेट्स। इस मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है, उसका मकसद ये भी होता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो पैसे की वैल्यू है उसको भी कंट्रोल में रखे। यानी कि मार्केट में हमारा पैसा डॉलर के कितने बराबर है, ठीक है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, डॉलर किस पोजीशन में है, हमारा पैसा किस पोजीशन में है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखना। अगर आप इकानमी को बेटर मूव करना चाहते हैं, अगर आप इकानमी को ग्रोथ देना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपने पैसे को स्टेबल रखना पड़ेगा। उसके लिए एक ट्रस्ट आपको कायम करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी ये मॉनिटरिंग पॉलिसी बाकायदा
काम करती है ताकि मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपका जो पैसा है, आपके जो पैसे की वैल्यू है वो भी स्टेबल रहे। अब हम बात करते हैं उन टूल्स की जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी यूज़ करती है इन तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला है उसमें हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अंदर ओपन मार्केट के अंदर बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है। अच्छा, मैंने पहले आपसे बात की है, सिंपल आपको फिर समझा रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो ख़ुद से लोगों को लोन नहीं देता, ठीक है। सेंट्रल बैंक मेंबर बैंक्स को कंट्रोल करता है। जितने भी मेंबर्स बैंक हैं वो लोन, वो पैसा किससे लेते हैं? वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं, और मेंबर बैंक जो हैं वो आगे लोगों को देते हैं, ठीक है। तो अब हम उन टूल्स की बात करते हैं जो मॉनिटरिंग पॉलिसी में इस्तेमाल होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है किन की? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की और बॉन्ड की। तो अगर स्टूडेंट मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी पर जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा कर देगा। अब जब वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा देगा तो जितने भी मेंबर बैंक हैं वो अपना पैसा कहाँ पर लगाएंगे? वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ पर स्टूडेंट लगाएंगे। वो सेंट्रल बैंक से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ ख़रीद लेंगे, क्योंकि बैंक अपने तमाम मेंबर बैंक को बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ ख़रीदने पर ज़्यादा रेट दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक जो पैसा है वो मार्केट से भी निकाल कर, या उनके पास जो भी पैसा है बैंक के पास, मेंबर बैंक के पास जो भी पैसा है वो उस पैसे से सेंट्रल बैंक से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ ख़रीद लेंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हमें सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो हम मार्केट के अंदर लोगों को जो लोन दे रहे हैं उसके ऊपर हमें मुनाफा कम आ रहा है, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं वो कम है, इसकी इवज़ गवर्नमेंट हमें ज़्यादा दे रही है। तो वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ पर अपना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा क्यों कर देती है? ताकि तमाम बैंक्स लोगों को कम लोन दें और वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक को दे दें, ठीक है। और जब पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा तब मार्केट से पैसा, उतना ही पैसा मार्केट के अंदर से कम हो जाएगा जो मेंबर बैंक लोगों को लोन देते हैं। इससे हम मनी सप्लाई को भी कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रिज़र्व रिक्वायरमेंट। अब रिज़र्व रिक्वायरमेंट क्या है? जब भी सेंट्रल बैंक अपने मेंबर बैंक को डिपॉजिट्स देता है, ठीक है, तो वो एक साथ ये शर्त कह लें, साथ ये कंडीशन कह लें कि वो ये कंडीशन जारी करता है कि इतने रिज़र्व अगर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर हम सेंट्रल बैंक अपने मेंबर बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साथ वो ये कंडीशन रख देता है कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ तो आपने 1 करोड़ में से 80 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आगे मार्केट में लोगों को लोन देना है, और 20 लाख आपने रिज़र्व रखना है। रिज़र्व यानी कि जो पैसा सिर्फ सेव रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक अपने तमाम मेंबर को ये हुक्म जारी करता है कि आप रिज़र्व की मिकदार को बढ़ा दें। वो उनके ऊपर ये कंडीशन जारी कर देता है कि अब आप 1 करोड़ रुपया आपने अगर लिया है तो आप इसमें से 40% जो है यानी कि 40 लाख रुपए अपने पास रिज़र्व रखेंगे और सिर्फ 60 जो लाख है वो आप मार्केट के अंदर लोगों को लोन दें, ठीक है। अब ऐसा करने से रिज़र्व ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 40 लाख हो गया है, वो बैंक के पास ही पड़ा हुआ बैंक अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, और मार्केट के अंदर सिर्फ 60 लाख गया है। और 60 लाख जाने से क्या मतलब है कि पहले अगर 70 या 80 लाख, पहले 80 लाख जा रहा था तो अब 60 लाख जा रहा है, तो पैसा मार्केट के अंदर कम जा रहा है, जिससे हम मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है तो सेंट्रल बैंक अपने तमाम मेंबर बैंक को ये हुक्म देगा कि आप जो आपके पास रिज़र्व है आप उसको कम कर दें, ठीक है। तब सेंट्रल बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल कहेगा कि आप अपने पास 10 लाख रखें और 90 लाख आप मार्केट के अंदर
डिलीवर कर दें, ठीक है। तो 90 लाख बैंक जो है वो लोन दे देंगे, सिर्फ 10 लाख अपने पास रिज़र्व रखेंगे। तो ऐसा करने से मार्केट के अंदर पैसा बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग लोन लेंगे। जब लोग लोन लेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ें बनेंगी, चीज़ें मार्केट के अंदर जाएंगी, लोग ख़रीदेंगे, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली लोगों के पास रोज़गार आना शुरू हो जाएगा जैसे मार्केट के अंदर पैसा आएगा। तीसरा पॉइंट है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है कि तमाम मेंबर बैंक लोन किससे लेते हैं? सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक उनके लिए एक, अगर मार्केट के अंदर स्टूडेंट इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो अपने तमाम मेंबर बैंक को लोन कम रेट पर देगा, अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसमें डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। तो तमाम मेंबर बैंक सेंट्रल बैंक से ही लोन लेंगे, ठीक है, और वो लोन लेकर आगे लोगों को देंगे। इससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है तब सेंट्रल बैंक की जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी? वो डिस्काउंट रेट को बढ़ा देगी, ठीक है। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है सेंट्रल बैंक उसको इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि जो बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे हैं उसके ऊपर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और जब बैंक ये सोचेंगे, तमाम मेंबर बैंक ये सोचेंगे कि हमें जो सेंट्रल बैंक से लोन लेना है उसके ऊपर तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल बैंक से लोन नहीं लेंगे। और जब वो लोन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक के पास पैसा कम होगा, तो ऐसी लोगों के पास पैसा कम जाएगा मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से भी हम मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को फिर कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये दो उसकी टाइप हैं। फिस्कल पॉलिसी में भी उसकी टाइप्स ही हमने डिस्कस की थी, ऐसे ही एक्सपेंशनरी है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है तो आपने उसको एक्सपेंड करना है, यानी कि मनी सप्लाई को ज़्यादा करना है। तब स्टूडेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक है, जो रिज़र्व बैंक है, वो बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स की, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ की जो वो अपने तमाम मेंबर के साथ बाइंग एंड सेलिंग कर रहा था, उसके ऊपर वो रेट ज़्यादा दे देगा। यानी कि अगर मार्केट के अंदर पैसा कम है, ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो अपने तमाम मेंबर बैंक को ये ऑफ़र देगा कि आप अगर हमसे बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ ख़रीदते हैं तो हम उसके ऊपर आपको अच्छा रेट देंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तमाम बैंक अपने सेंट्रल बैंक से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ ख़रीदेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें उसके ऊपर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस तरह क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा फिर आ सकता है। दूसरा क्या है, रिज़र्व रिक्वायरमेंट जो है, पॉइंट क्या है, अगर मार्केट के अंदर पैसा कम है तो सेंट्रल बैंक तमाम बैंक्स को ये हुक्मनामा जारी करेगा कि आप अपने पास कम रिज़र्व रखें, ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। थर्ड ऐसे ही जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, डिस्काउंट रेट, सेंट्रल बैंक अपना डिस्काउंट रेट जो है उसको कम कर देगा ताकि तमाम मेंबर बैंक उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर आगे मार्केट में लोगों को दे सकें, जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो सके। तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरह चीज़ें काबिल अमल लाई जाती हैं। इस तरह अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, अब कॉन्ट्रैक्शनरी का क्या मतलब है, जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है और आपने उसको कम करना है। अगर मनी सप्लाई मार्केट के अंदर ज़्यादा है तो आप उसको कम कैसे करेंगे? तब जो सेंट्रल बैंक है वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ पर जो है ना वो रेट बढ़ा देगा, ठीक है। तो तमाम जो मेंबर बैंक हैं वो मार्केट में लोगों को लोन देने की बजाय सेंट्रल बैंक से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ ख़रीदना शुरू कर देंगे। वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें यह नज़र आ रहा होगा कि जो हम लोगों को लोन दे रहे हैं उसके ऊपर हमें कम पैसा मिल रहा है, लेकिन जो हम सेंट्रल बैंक से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ ख़रीद रहे हैं हमें सेंट्रल बैंक उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है।
तो वो अपना पैसा निकाल के सेंट्रल बैंक को दे देंगे। इस तरह मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से हम मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को या मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह रिज़र्व रिक्वायरमेंट, सेंट्रल बैंक हुक्मनामा जारी करेगा तमाम मेंबर बैंक को, ठीक है, कि वो अपने रिज़र्व रिक्वायरमेंट को ज़्यादा कर दें, ठीक है। जब रिज़र्व रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर तमाम बैंकों के पास कम पैसा जाएगा, रिज़र्व उनके पास ज़्यादा रहेगा। इसी तरह डिस्काउंट रेट है, तमाम सेंट्रल बैंक अपने तमाम मेंबर बैंक जो सेंट्रल बैंक लोन लेते हैं उसके ऊपर सेंट्रल बैंक अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देगा। वो कहेगा कि अगर आपने सेंट्रल बैंक से लोन लेना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में तमाम मेंबर बैंक सेंट्रल बैंक से लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो जब वो सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, तो उनके पास पैसा कम होगा, और जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को लोन देने के लिए उनके पास पैसा कम होगा। तो इसी तरह मार्केट के अंदर अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इन टूल्स को काबिल इस्तेमाल लाकर जो सेंट्रल बैंक की मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।